अब हमारे बीच में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कमल पटेल जी, कृषि मंत्री मध्य प्रदेश सरकार मौजूद हैं। तो मैं एक बार निवेदन करूंगा कि एक करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत करें। और ये एक वर्तमान आपाधापी के दौर में ये एक ऐसी चीज है जो हमारे बीच से गायब होती जा रही है। वो है प्रशंसा, वो है एप्रिसिएशन, वो है स्वागत। बिल्कुल, अगर मैं इस समय कालखंड के थोड़ा सा पीछे जाऊं तो एक जगह जामवंत जी हैं और एक जगह हनुमान जी हैं। और अगर हम अपना विकास देखें तो हमारा विकास बानरों से हुआ है और हम वो हमारे पूर्वज रहे हैं। तो एक हमारे अंदर एक बेसिक, एक बाय डिफॉल्ट वो नेचर में आया है कि अगर हमें कोई अप्रिशिएट करता है, अगर हमें कोई उत्साहित करता है, तो फिर हमारी जो परफॉर्मेंस है या हमारा जो प्रस्तुतिकरण है या हमारी अभिव्यक्ति है वो बहुत अच्छी होती है। और 100 योजन का समुद्र था, तब उन्होंने कहा कि अतुलित बल धामम हम शैलाब देहम धनुज बन कृसानम। सपोज करिए अगर वो पूछते कि मुझे समुद्र लांघना है और वो ये कहते कि ये तो रामचंद्र जी का पारिवारिक मामला है, आप बंदर हो, कहाँ परेशान हो रहे हो। तो निश्चित रूप से हर संस्थान का अपना एक पारिवारिक मामला होता है, लेकिन सेंट्रल प्रेस क्लब एक ऐसा वटवृक्ष है जहां धरना, प्रदर्शन, समस्याओं से इतर हम सब लोग सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल एक स्वस्थ और सच्ची पत्रकारिता के लिए एकत्रित होते हैं। तो सबसे पहले तो इस क्लब के संयोजन के लिए एक बार तालियां बजाएं। और बात अच्छी है तो उसकी 100 जगह चर्चा करें, है बुरी तो दिल में रखें और उसे अच्छा करें। रोशनी करने का मतलब ये नहीं होता कि हम जिसको पर्दा चाहिए उसको भी बेपर्दा करें। ये इस क्लब की संकल्पना है। मैं निवेदन करूंगा क्लब के राष्ट्रीय संयोजक विजय दास जी से कि वो अपने उद्बोधन के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आपको हैंड ओवर किया है सर। दोस्तों, काफी लंबे समय के बाद हम इस हाल में बैठे हैं जहां सेंट्रल प्रेस क्लब ने लगभग 100 तो नहीं लेकिन 80-90 कार्यक्रम प्रेस से मिलिए का आयोजित कर चुका है। 2003 से हमारी यात्रा शुरू हुई थी। तब केंद्र में थे वित्त मंत्री अरुण जेटली और महाराष्ट्र में थे मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे जी। वो एक फोन पर आए। अरुण जेटली तो यहाँ प्रभारी थे, बीजेपी का चुनाव चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं तो आऊंगा आपके इस प्रेस क्लब में इसलिए क्योंकि यहाँ मूल पत्रकारों का ये संगठन है, संस्था है जहाँ खबरों से ही लेना देना है, तो मैं आऊंगा, लेकिन मेरा अनुरोध है आप किसी कांग्रेस के भी बड़े नेता को बुलाएं। तो हमने उनके सामने ही फोन लगाया मुंबई, सुशील जी से कहा कि क्या आप कल आ सकते हैं। बोले कल क्या है। हमने कहा यहाँ सेंट्रल प्रेस क्लब की स्थापना का वर्ष, स्थापना दिवस, आपको आना है। बोले हाँ हम आ जाएंगे। आप आश्चर्य करेंगे कि 3 बजे हमारा कार्यक्रम था। लॉन्चिंग सेरेमनी थी 2003 नवंबर में जब इलेक्शन होने वाला। सुशील कुमार शिंदे विशेष विमान से आए, प्रेस क्लब की स्थापना हुई। अरुण जेटली जी थे, सुशील कुमार शिंदे से, दोनों यहाँ आए, इसका उद्घाटन किया। तब से ये यात्रा चल पड़ी और हमारी ये यात्रा, इसमें हमने करीब 90 से 95 प्रेस से मिलिए कार्यक्रम आयोजित किए। सुषमा जी आए, शिवराज सिंह चौहान कम से कम 7 बार आए, कमलनाथ जी आए, सिंधिया जी आए, महेश भट्ट आए, तमाम क्रिकेट की हस्तियां आई, स्पोर्ट्स के लोग आए, बहुत सारे लोग आए, मतलब विभिन्न तरीकों के, CS आए, DG आए, सब आए। अब जब कोविड आया तो 9 महीने से हमारी यात्रा में थोड़ा सा बाधा इसलिए पड़ी कि हम लोग बहुत सारे 200-250 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। तो फिर ये तय किया, नवीन जी से हमने बात की, मृगेंद्र जी से बात की, तो सीमित संख्या में हम क्या कर सकते हैं। तो हमने कहा कि हस्तियों को बुलाते तो हैं तो किसी दूसरे रूप में बुलाएं, अब उनसे बात करें और सेंट्रल प्रेस क्लब के साथ करें। तो इसका ट्रायल रन हमने अभी ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ किया था 8-10 दिन पहले, वो सफल होते दिखाई हुआ। तो अब हमने कहा अब इसका उद्घाटन हो जाए। तो उद्घाटन किससे होना चाहिए,
तो उद्घाटन के लिए चुना कि त्वरित विषय कौन सा है। तो त्वरित विषय में ये सामने आया कि पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जो मुद्दा है वो किसानों का मुद्दा है, तो क्यों नहीं हम किसान के मंत्री कमल पटेल को बुलाएं। और इसी सिलसिले में आज ये पहला कार्यक्रम है और आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में कमल पटेल जी हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। मैं चाहूँगा परंपरा के हिसाब से उनका स्वागत किया जाए। मैं क्लब के राष्ट्रीय संयोजक विजय दास जी से आग्रह करूंगा कि वो माननीय कृषि मंत्री कमल पटेल जी को कुछ भेंट कर उनका स्वागत करें। मैं क्लब के महासचिव मृगेंद्र सिंह जी से भी आग्रह करूंगा कि वो हमारे मुख्य अतिथि कमल पटेल जी का स्वागत करें। दोस्तों, हमारी जो परंपरा रही है उस परंपरा का निर्वहन हम करते हैं। हमेशा हमारे कार्यक्रम में जो शिखर पत्रकार होते हैं, जिन्होंने पत्रकारिता को जिया है और जिनको पढ़कर लोगों ने पत्रकारिता सीखी है, आज हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में यहाँ पर राजेंद्र शर्मा जी हैं। मैं आज इस कार्यक्रम के प्रायोजक राष्ट्रीय हिंदी मेल के जो प्रबंध संपादक हैं उनसे आग्रह करूंगा पृथ्वीजय कुमार दास से कि वो राजेंद्र शर्मा जी का नहीं, वो तो औपचारिक की है, औपचारिक राजेंद्र जी नेक्स्ट जनरेशन है, अक्षय के साथ जाने वाला, अक्षत के साथ। अब मैं ये जो माइक है नवीन जी को सौंपता हूँ और परंपरा जो है उसके हिसाब से 80 की बात रखते हैं। उसके बाद सवाल जवाबों का सिलसिला शुरू होता है और पहला सवाल मंच से मृगेंद्र सिंह जी का होगा, उसके बाद मंच प्लेटफॉर्म पे जाएगा और आखिरी जो सवाल होगा या सवाल मध्य प्रदेश की राजनीति में कमल बड़ा प्रासंगिक हो गया है। कमल कमल से 100 गुनी मादकता अधिकाय, एक आए बोराय नर और एक जाए बोराय। पिछले 15 महीने में भी कमलनाथ थे, तब एक पक्ष बड़ा उत्साहित था, अब कमल है और कमल पटेल है, तब दूसरा पक्ष बड़ा उत्साहित है। लेकिन इस वक्त कुछ ऐसा भी माहौल है कि कुछ लोग हतोत्साहित हैं, जिन्हें हम अन्नदाता कहते हैं। लोग कह रहे हैं कि काले कानून की बात है, सरकार कह रही है कि उनकी समृद्धि के लिए, उनके उन्नयन के लिए कानून है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो कृषि मंत्री हैं वो इस पर एक समग्र प्रतिक्रिया दें कि जो वर्तमान परिदृश्य में जिस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं, लोग कह रहे हैं कि जब किसानों को कानून नहीं चाहिए तो बनाए क्यों। आपकी प्रतिक्रिया चाहूं। सबसे पहले मैं सेंट्रल प्रेस क्लब के संयोजक श्री विजय दास जी, वरिष्ठ पत्रकार और हमारे बड़े भाई आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी, राष्ट्रीय महासचिव भाई मृगेंद्र जी, भाई नवीन जी और आदरणीय वीरेंद्र जी और सभी पत्रकार भाइयों और बहनों, मेरा सौभाग्य है, जैसा भी विजय दास जी ने कहा कि अरुण जेटली जी, शिंदे जी से लेकर बड़ी बड़ी हस्तियां आई है और मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, किसान का बेटा, आज मुझे आपने इसमें बुलाकर जो सम्मान दिया, जो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं, गौरवान्वित। इसके लिए सेंट्रल प्रेस क्लब के संयोजक सहित आप सबका व्यक्तिगत रूप से मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मित्रों, ये देश किसानों का देश है। किसान इस देश की आत्मा है। किसान अन्नदाता है। अगर मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो जीवन दाता है। हमारी संस्कृति में कहा गया है, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, आगे का मैं नहीं बोलूंगा। वो साबित हुआ है कोरोना के इस विश्वव्यापी संकट के समय, जब पूरी दुनिया थम गई, उद्योग धंधे, व्यापार व्यवसाय, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, होटल
पान चाय की दुकान सब बंद। ऐसे समय में भी किसान खेत पे पसीना बहा रहा था, मजदूर खेत में काम कर रहा था और पूरी दुनिया के लिए अनाज पैदा कर रहा था, जिसके कारण हमारे देश के ही 130 करोड़ लोगों को, जिसमें हम सब हैं, दोनों टाइम का भोजन, सब्जी और दूध मिला। यदि कोरोना के संकट में जिस प्रकार सब जगह लॉकडाउन था, हर क्षेत्र थम गया था, बंद था, अगर किसान भी तय कर लेता कि मुझे भी घर से बाहर नहीं निकलना है, लॉकडाउन करना है, तो जरा कल्पना करो हमको दोनों टाइम का भोजन, सब्जी और दूध कहां से मिलता। और जब सब्जी, दूध और अनाज नहीं मिलता तो हम जीवित कैसे रहते। तो 130 करोड़ लोगों को कोरोना के महासंकट के समय, लॉकडाउन के समय भी अपनी जान जोखिम में डालकर मेहनत करके किसान ने हमको जिंदा रखा। हमारे बच्चों को, हमको सब्जी, दूध और भोजन की व्यवस्था कराई। नहीं तो क्या होता, हमारे घर में कितने दिन का स्टॉक रहता है। और इसलिए किसान अन्नदाता के साथ जीवन दाता भी है, और इसलिए सबसे पहले मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि मैं किसान हूं और किसान का बेटा हूं, और इसलिए मेरे किसान होने पर मुझे गर्व महसूस होता है कि आज दुनिया को कोरोना संकट में किसी ने सबसे बड़ा संबल दिया तो किसानों ने। लेकिन आजादी के इन 73 साल में किसान की हालत क्या है, आप सब समाचार पत्र, टीवी चैनल में निकालते हैं, आता है फलाने किसान ने आत्महत्या की, किसान कर्ज में है, जबकि मेहनत करता है किसान, खेत उसका, मेहनत उसकी, बीज उसका, दवाई उसकी, ठंड में, गर्मी में, रात में, दिन में, बारिश में, करंट बिजली का उसको लगे, सांप, बिच्छू, गोरा जो प्राकृतिक आपदाएं उसके ऊपर आती है। लेकिन जब वो माल तैयार करके मंडी में ले जाता है। संघ के प्रदेश प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश सिरोठिया जी आ गए हैं। राजेश भाई, मैं आग्रह करूंगा आ जाए मंच में। स्वागत। और राजेश भाई, राजेश भाई आपका स्वागत। और जब वो मंडी में जाता है तो उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं निकलता, लागत भी नहीं निकलती कई बार, और इसलिए खेती घाटे का धंधा थी। जब घाटा होता तो कर्ज में आता है, और कर्ज में आता है तो फ्रस्ट्रेशन में जाता है, और उसके बाद में आत्महत्या करता है। महात्मा गांधी जी भी कहते थे, असली भारत गांव में बसता, गांव के विकास से देश का विकास होगा। लेकिन जिन लोगों ने 60 साल तक गांधी जी के नाम पर देश में राज किया, उन्होंने गांधी जी के सपनों को साकार नहीं किया। ये पहले प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने गांव की ओर ध्यान दिया। गांधी जी के सपना, उनको जो संकल्प था वो याद आया। गांव में रहते थे, जब आजाद हुआ था भारत, तब 80% लोग खेती करते थे या मजदूरी करते थे, 20% लोग रहते थे शहर में। लेकिन 60 साल तक जो सरकार रही, उसने 80% लोग रहते थे, वहां 20% पैसा खर्च किया बजट का, भारत सरकार। और जब 20% लोग थे, वहां 80% किया। इसलिए शहर तो विकसित हो गए, लेकिन गांव पिछड़ गए। गांव में जो मकान है, आबादी में बसते हैं गांव, वो मकान चाहे वो एक प्लाट 1 लाख का हो, या 10 लाख का हो, या 50 लाख का हो, मकान 1 लाख का हो या 1 करोड़ का हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। 1 रुपए की जमानत नहीं करा सकते। शहर में झुग्गी झोपड़ी भी है, अगर मालिक है तो उसकी जमानत हो जाती है। लेकिन गांव में महल भी है, 1 करोड़ का नहीं, पूरे गांव की वैल्यू 1000 करोड़ भी है तो 1 रुपए की जमानत नहीं हो सकती थी। ये आजाद भारत के अंदर दोहरा कानून। 1 रुपए का लोन नहीं मिल सकता था गांव वालों को, लिमिट नहीं मिल सकती व्यवसाय व्यापार करने के लिए। लेकिन शहर में लिमिट भी मिलती है, लोन भी मिलता है। जब बैंक से लोन लेते हैं तभी सब्सिडी मिलती है सरकार की। उद्योग के ऊपर 40% सब्सिडी, कोल्ड स्टोरेज पे 50% सब्सिडी, वेयर हाउस के ऊपर 33% महिला के लिए, 25% पुरुष के लिए सब्सिडी। लेकिन आजाद भारत के 73 साल में गांव वालों को नहीं मिला। सब शहर के लोगों ने जाके गांव में जमीनें ली और सब्सिडी का लाभ उठाया। और इसलिए मुट्ठी भर लोग जो लखपति थे वो अरबपति, खरबपति हो गए शहर के।
और गांव का किसान मेहनत करता है, वो कर्ज में आत्महत्या करता है। और ये लगातार समाचार पत्रों में, टीवी चैनल में कृषि वैज्ञानिक, कृषि संगठन, किसान और अर्थशास्त्री सब मिलकर कहते थे कि इस देश के अंदर खेती घाटे का धंधा है, लाभ का धंधा कब बनेगी। ये 20-22 साल से चल रहा था। उसको जब अटल जी बने तो उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लाई, फसल बीमा योजना लाई, पहले नहीं था फसल बीमा, और किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई। पहले 2000 की आबादी, फिर 1500, फिर 1000 और फिर 500 की। पूरा देश 6 साल रहे प्रधानमंत्री जी, 98 से 2004 तक। उसके कारण गांव गांव सड़कें बनी नहीं। 60 साल में 1 किलोमीटर गांव में पक्की सड़क नहीं थी, कहीं एक पक्का मकान नहीं था, यहां तक कि एक पक्का शौचालय भी नहीं था। हमारी माताएं बहनें लोटा लेके जाती थी, मोटरसाइकिल आई खड़ी होती थी, 10 बार ऊट पेट लगाती थी, तब जाकर सोच जा सकती थी। वो हमारे माथे पे कलंक था। वो कलंक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तब हटा, और गांधी जी का सपना जब साकार हुआ। और इसलिए मैं अटल जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। उन्होंने कहा कि जितनी चाहे जनसंख्या उतना बजट। 68% बचे थे तब तक गांव में, 80% से 68, 32% शहर में आ गए पलायन करके, क्योंकि शहर की वैल्यू थी, शहर में सुविधाएं थी। जो सक्षम लोग थे यह पलायन करके मजदूर आए। तो उन्होंने पहला बजट जो पेश किया 98 में, वो 68% गांव के लिए और 32% शहर के लिए। जो विकास का पहिया उल्टा था उसको सीधा किया। और इसलिए गांव में हम सड़कें, सिंचाई, पानी की व्यवस्था हुई। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो उन्होंने सबसे पहले जब 2014 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से जब झंडा फहराया और कहा कि मैं संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री हूं, लेकिन मैं देश का प्रधान सेवक हूं, हाथ में झाड़ू लेकर स्वच्छता की बात की, शौचालय की बात की, मकान की बात की, गरीब किसान के लिए समर्पित सरकार, तब उनकी आलोचना हुई थी कि प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से शौचालय की बात कर रहा है, झोपड़ी पक्के मकान की बात कर रहा है। इनको तो बड़ी बड़ी योजनाओं की बात करना चाहिए थी। अभी तक जितने प्रधानमंत्री आए बड़ी बड़ी बात की, लेकिन वो छोटी बात नहीं थी। महात्मा गांधी जी स्वच्छता को पसंद करते थे, वो सपना गांधी जी का उन्होंने पूरा किया। और उसके बाद अभी 24 अप्रैल 2020 को पंचायत दिवस के दिन उन्होंने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की घोषणा की। और उस दिन मैंने कहा था मीडिया को बुलाकर, एनआई, कि भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 47 को, लेकिन असली मायने में गांव को आजादी मिली आज 73 साल बाद। और हिंदुस्तान की केंद्र सरकार का सबसे बड़ा निर्णय गांव के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए तो कोई उपहार मिला है, तोहफा मिला, वो दिया मोदी जी ने, गांव को आजादी दिलाई। अब गांव के मकानों का जहां जो बसा है उसका मालिकाना हक मिलेगा, उससे उसको जमानत कराने में काम आएगी, लिमिट में काम आएगा, उद्योग धंधे भी काम आएगा, सब्सिडी का लाभ मिलेगा। और अब जाकर गांव के विकास के द्वार खुले हैं, तकदीर तस्वीर बदलेगी, दशा और दिशा बदलेगी। और गांव को आजादी दिलाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और वो सही साबित हुआ। मैं एक उदाहरण देकर आपको बताऊंगा। हरदा के पास है गांव अपगांव कला, बैतूल हरदा इंदौर 4 लेन रोड निकला। उस रोड पे एक गांव के किसान का मकान आ गया आबादी वाला, उसको 1 रुपया मुआवजा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो मालिक नहीं है। वो कहता मेरे बाप दादा के जमाने से रहते हैं। एनएचआई वाले, एसडीएम, कलेक्टर बोले कोई कागज दस्तावेज हो तुम्हारा कि तुम मालिक हो इसके, तो हम दें, किसमें दें? मालिकाना हक नहीं होने से उसको नहीं मिला। मैं गया गांव में, मेरे से बोले भैया मेरे पास, मैं तो रोड पे आ गया, तो मुझे कम से कम प्रधानमंत्री आवास दिलवा दो। मैंने कहा जमीन कितनी है आपके पास? राम भरोस जी तो बोले 10 एकड़। में नहीं मिल सकता, 2.5 एकड़ से नीचे होती तो मिल सकता था। और इसलिए फिर मैंने कहा कि वो स्वामित्व योजना आई है उसमें तुमको दिला दूंगा। आबादी का है? बोला। मैंने कलेक्टर को बोलकर तत्काल सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट हरदा जिला हुआ मध्य प्रदेश में, डिंडोरी, और उसमें अपगांव कला को हमने सबसे पहले लिया। और जैसे ही उसका सर्वे हुआ तो उसको 21,14,959 रुपए मिले। ये देश का पहला किसान है, गांव का आबादी का मालिकाना का उसको मुआवजा मिला, एनएचआई से दिलवाया। तो ये है परिवर्तन। और उस गांव का पूरा सर्वे कराया, 336 मकान है, उस गांव की वैल्यू हो गई 100 करोड़। वो 100 करोड़ में पहले उसको 1 रुपए का न लिमिट, न लोन और न जमानत। अब लेकिन 100 करोड़ की उस गांव के किसानों को लिमिट मिल जाएगी, लोन मिलेगा। उसका फायदा क्या होगा? अब किसान के लड़के भी पढ़े लिखे हो गए, नौकरियों के लिए भटकते, लेकिन नौकरी सबको नहीं मिल सकती। और इसलिए वो बेरोजगार रहते, खेती भी नहीं कर सकते। वो शहर में जाकर दुकान खोलते हैं, तो शहर वालों के पास लिमिट है बैंक की, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू होने से लिमिट मिल जाती। गांव वालों को नहीं लेती। एक बार घर वाले माल भर देते हैं, दूसरी बार उधार जाने के बाद खत्म हो जाता,
थोड़े दिन में वो 1600 के 1000 करके घर आता, फ्रस्ट्रेशन में भी आत्महत्या करता। लेकिन अब गांव के किसानों 100 करोड़ के कारण एक किसान का मकान 10 लाख का भी, 5 लाख का भी, छोटा व्यवसाय कर लेगा, कोई बड़ा कर लेगा तो उसको लिमिट भी मिलेगी। उसको वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट के लिए उसको ऋण मिलेगा तो 40%, 50%, 33 और 25% सब्सिडी मिलेगी। और जो 1 लाख करोड़ का हर साल सब्जियां सड़ती है हमारे देश में, 1 लाख करोड़ से अधिक का अनाज सड़ता है, समाचार पत्र में देखते हैं, खरीदी करती है सरकार और सड़ता है, वो नहीं सड़ेगा। और अभी तक मुट्ठी भर लोग जो उद्योगपति बन गए, अरबपति खरबपति, और पूरा 130 करोड़ लोग गरीब हैं। अब किसान के बेटे और किसान के समूह वो भी होंगे तो उनको रोजगार के, खेती के साथ व्यापार, व्यवसाय, उद्योग भी कर सकेंगे। और गांव के लोग जो मजदूरी नहीं मिलती, क्योंकि किसान क्या करता है, गेहूं ट्रैक्टर से बो देता है, हार्वेस्टर से काट लेता, धान बोता काट लेता, मजदूरों को काम नहीं मिलता। लेकिन अब वो टमाटर, प्याज, लहसुन, वेजिटेबल्स लगाएगा तो मजदूरों को काम मिलेगा। फैक्ट्रियां होगी तो मजदूर वहां काम करेंगे, कोल्ड स्टोरेज में काम करेंगे, वेयर हाउस में काम करेंगे तो रोजगार मिलेगा, तो गांव से पलायन भी नहीं होगा और गांव आत्मनिर्भर होंगे, किसान आत्मनिर्भर होगा, मजदूर आत्मनिर्भर होगा। और जब जाकर देश आत्मनिर्भर होगा, महात्मा गांधी का सपना अब साकार होगा। ये मोदी जी ने किया। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है, जब भी कोई अच्छा देश के हित में काम करो तो देश के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि देश मजबूत हो, नहीं चाहते कि किसान मजबूत हो, नहीं चाहते कि मोदी जी जो अच्छा काम कर रहे हैं वो करें, और इसलिए विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। और रातों रात इतने किसान संगठन खड़े हो गए और काला कानून, उद्योगपतियों को, अडानी अंबानी और लोगों को एक झूठ को 100 बार बोल कर सच करने का जो रहता है कि एक झूठ को 100 बार बोलो सच हो जाती है, वो करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम बता दूं उसके बाद में कर लेना। और उसके बाद ये 3 कृषि कानून में संशोधन किया, ये स्वामित्व योजना थी एक साथ। इससे 3 कृषि कानून क्या मैं बता रहा हूं आपको जो बोला गया था। पहला कृषि कानून है कृषि उत्पाद व्यापार संवर्धन सरलीकरण विधेयक 2030। अभी तक किसान को 2 विकल्प, या तो मंडी या समर्थन मूल्य। सरकार समर्थन मूल्य पर सब चीज नहीं खरीदती, नहीं पूरी खरीदती है। सेंट्रल गवर्नमेंट 50-25% समर्थन मूल्य पे खरीदती है, क्योंकि और बाकी चीज गेहूं उसको पीडीएस में देना होता है, धान पीडीएस में देना, वो पूरा खरीदती है। बाकी चीज का क्या करेगी सरकार, और इसलिए संबल देने का काम करती है 25% खरीद के। लेकिन जो नीति थी वो भी उसमें गलत थी। वो कांग्रेस के समय चली आ रही थी कि चना, सरसों, मसूर खरीदेंगे लेकिन एक दिन में 25 ही कुंटल खरीदेंगे। मैं कृषि मंत्री बना, मैंने उसको हटवाया भारत सरकार से। उससे अनलिमिटेड 13 कुंटल खरीदते थे, जबकि 20 कुंटल होता है। तो किसान मंडी में जाता था तो ज्यादा माल हो जाता था, व्यापारी होते 100, खरीदने की क्षमता उनकी 10,000 कुंटल रोज की, वो माल चल जाता 20,000, 30,000, 40,000, तो भाव नहीं बढ़ेंगे। मांग पूर्ति पे भाव चलता है। और इसलिए जब किसान की फसल आती थी तो भाव गिरते थे, और जैसे ही किसान के पास से व्यापारियों के पास गई, स्टॉकिस्ट के पास गई, रेट बढ़ते थे, किसान हाथ मलता रहता था, मेहनत करता था किसान, और माल कमाते थे बिचौलिए और उद्योगपति। मोदी जी ने कहा कि अब जो मेहनत करेगा वही कमाएगा, और इसलिए उन्होंने कानून में संशोधन किया कि अब खरीदार बढ़ाएंगे ना, डिमांड करेंगे, तो जो भी पैन कार्ड धारी है वो भी सीधा किसान से खरीद सकता। अभी तक अवैधानिक था, लेकिन अब उसको लाइसेंस देंगे, किसान से खरीद लेगा। उदाहरण के लिए आप पत्रकार बंधु हैं, आपको भी घर में खाने के लिए, परिवार के लिए गेहूं चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, आप बाजार से लाते हो। बाजार में आपको महंगा मिलता है, लेकिन अगर आप सीधे गांव में जाके किसान से खरीदेंगे तो अच्छी चीज मिलेगी और 2 रुपए सस्ता मिलेगा, किसान को भी 2 रुपए ज्यादा मिलेंगे, और किसान का ट्रांसपोर्टिंग खर्चा भी नहीं होगा। मंडी में ज्यादा माल नहीं आएगा तो मंडी में उसको रेट भी मिलेगा। तो ये कानून में संशोधन किया, किसान के हित में। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट खेती। मैं किसान हूं, मैं टमाटर लगाता हूं, मैं आलू लगाता हूं, प्याज लगाता हूं। अब एक बार अगर भाव अच्छे आ गए तो अगले बार पूरा देश का किसान टमाटर, प्याज, आलू लगा देगा। तो अगले बार जो अभी 40 रुपए किलो बिक रहा है वो 2 रुपए किलो भी नहीं बिकेगा। जब आप लोग समाचार पत्र में देखते हो, वीडियो दिखाते हो, किसान टमाटर रोड पे फेंक रहा है, प्याज रोड पे फेंक रहा है, कोई खरीदार नहीं है, आत्महत्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, इसीलिए होता है। और इसलिए कॉन्ट्रैक्ट खेती की कि आप कंपनी है या व्यापारी, आपने कहा कमल पटेल जी हम आपका टमाटर, प्याज, आलू खरीदेंगे 20 रुपए किलो में, और बीज हमसे लीजिए आप। और मेरे को लगता है कि 20 रुपए किलो में अगर मेरे को पूछता है कि मेरा 400 कुंटल होता है, 200 कुंटल भी होगा मिनिमम, तो 4 लाख का होगा। मेरा खर्चा 1.5 साल से 2 लाख आएगा एकड़ में, तो 2 लाख की तो गारंटी है कि प्रॉफिट होगा। और अगर मैं रिस्क ले नहीं रिस्क लेना तो मैं भले रिस्क लूं, 2 रुपए भी हो सकता, 40 भी हो सकता, लेकिन मैंने मेरी मर्जी से फिर इनसे एग्रीमेंट किया। पहले भी होती थी कॉन्ट्रैक्ट खेती, लेकिन उसमें व्यापारी बाद में खरीदता नहीं तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती थी। मोदी जी ने, सरकार ने, भारत सरकार ने अब ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट खेती में नियम बनाए
कि व्यापारी या कंपनी किसान से एग्रीमेंट करेगी, एक कापी किसान को देगी, एक उसके पास होगी, उसको 20 रुपए में इन्होंने किया, मान लो बाजार में रेट 2 रुपए होगा तो इनको खरीदना पड़ेगा 30 रुपए में। लेकिन यदि 40 रुपए हो गया तो किसान को स्वतंत्रता दी गई है कि मैं इनसे हट सकता हूं कभी भी और मैं बाजार में बेच सकता हूं। पहले कहूंगा राजेंद्र शर्मा जी, आप मेरा 40 रुपए बाजार में आप खरीदें, आप कहेंगे हाँ खरीद रहे तो इनको देंगे। अगर ये कहेंगे मैं नहीं 20 का एग्रीमेंट हुआ 20 ही खरीदूंगा, मैं कहूंगा आज से मेरा एग्रीमेंट खत्म, तो मेरे खिलाफ ये कानूनी कार्रवाई नहीं करा सकते, लेकिन मैं इनके खिलाफ करा सकता हूं अगर कम में हुआ। ये है कानून, तो ये किसान के हित में। और तीसरा है लिमिट स्टॉक की। पहले सिंचाई नहीं थी, उत्पादन ही कम होता था, हमको आयात करना पड़ता था। अब हमारे यहाँ उत्पादन बढ़ गया, सिंचाई बढ़ गई, बिजली बढ़ गई। मैं बता रहा हूं 2003 में जब दिग्विजय सिंह जी से हमको सरकार मिली तब 2990 मेगावाट बिजली थी, 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई थी मध्य प्रदेश में। अब 41 लाख हेक्टेयर में सिंचाई है और 65 लाख हम कर देंगे और 21,000 मेगावाट बिजली की क्षमता हो गई हमारे पास। इसलिए हमको कृषि कर्मण पुरस्कार मिल रहा है। हमारा उत्पादन 5 से 7 गुना बढ़ गया और व्यापारी हमारे उतने ही है मंडी के अंदर। और इसलिए भाव, माल ज्यादा होता है तो भाव कम होता है और इसलिए जितना जो खरीदना चाहे खरीदे और जितना निर्यात करना चाहे निर्यात। और इसलिए भारत सरकार ने जो कल बजट पेश किया है उसमें 22 वेजिटेबल्स और उपज हमारी किसानों की, उनको निर्यात करने की अनुमति दी। पहले नहीं थी क्योंकि पहले होता ही कम था, लेकिन उसकी अनुमति दी ताकि किसान को रेट ज्यादा से ज्यादा मिले, खरीदार ज्यादा से ज्यादा हो। देखिए भाव, मांग और पूर्ति, मांग ज्यादा है, पूर्ति कम है तो भाव बढ़ेगा, पूर्ति ज्यादा है, मांग कम है तो भाव घटेगा। उदाहरण के लिए मैंने अभी पिछली बार मंत्री बनते थे भाई साहब एक निर्णय लिया, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, सचिन यादव कृषि मंत्री थे। इन्होंने चना खरीदने का निर्णय लिया 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर पूरे प्रदेश में और छिंदवाड़ा में 19। सचिन यादव के 22 कुंटल होता प्रति हेक्टेयर लेकिन 15, मेरे यहाँ 25 कुंटल होता लेकिन 15, होशंगाबाद में 24 कुंटल 14 किलो होता लेकिन 15, आगर मालवा में 23 कुंटल होता लेकिन 15 और छिंदवाड़ा में 17 कुंटल होता लेकिन 19। क्यों? क्योंकि वो मुख्यमंत्री। मैंने मेरे पास फाइल आई, बोले सर आज मुख्यमंत्री ने घोषणा की आज से समर्थन मूल्य पर खरीदिएगा, वो लाइसेंस वो रजिस्ट्रेशन कराना 10 का। मैंने पढ़ा, देखा, मैं नहीं करूंगा। बोले साहब सीएम ने कहा, मैं बात कर लूंगा। मैंने सीएम साहब से बात की, मैंने कहा इन्होंने छिंदवाड़ा में किया जबकि मैंने पूरे प्रदेश के आंकड़े बुलाए। पहले अधिकारी ने कह दिया साहब कोरोना है इसलिए मिल नहीं रहा। मैंने कहा आजकल सब नेट से आ रहे। मैंने प्रमुख सचिव राजस्व से बात की, मेरे डायरेक्टर से बात करके बुलवाया। मैंने कहा जहां जितना उत्पादन उतना खरीदेंगे, मुख्यमंत्री जी से घोषणा कराई और 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर चना और सरसों चंबल ग्वालियर में सबसे अधिक होता है, जैसे अपने गेहूं होता है, 13 कुंटल से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर कराया और एक दिन में 25 कुंटल की सीमा थी वो हटवाई। उसका परिणाम क्या हुआ? जो सरसों 2500 से 3800 बिक रही थी, औसत 3200-3000 और जबकि 4425 समर्थन मूल्य था। जैसे ही हमने समर्थन मूल्य पे खरीदना शुरू किया तो मंडी में माल नहीं गया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, ऑयल मिल बंद हो गई, मजबूर होकर उनको 4500 से 5600 करना पड़ा है पिछले साल, जिससे किसान को 1000 करोड़ का हमने फायदा कराया। इस बार हमने निर्णय लिया कि गेहूं के पहले चना आता है, सरसों गेहूं के साथ आती है, मसूर सरसों के साथ खरीदते थे मई जून जुलाई में। जब तक 85% छोटा किसान है वो बेच चुका होता 3000। अभी चल रहा है चने का भाव 3400 से 4100, जबकि समर्थन मूल्य 5100। और जैसे ही फसल आती वैसे और 3000 हो जाता, तो व्यापारी कमाता। लेकिन हमने निर्णय ले लिया कि अब कल से हमने शुरू कर दिया, अब रेट जो है 5100 से ऊपर मिलेगा, समर्थन मूल्य से नीचे किसान की फसल नहीं बिकने देंगे। यह है जो हम कहते हैं वो करते हैं किसानों की सरकार। तो किसानों के लिए हमने निर्णय लिया, परिवर्तन किया जो आज तक आजाद भारत में नहीं हुआ था और इसलिए किसान को 6000 करोड़ से 9000 करोड़ का फायदा होगा। ये 6000 करोड़ व्यापारियों की जेब में जाते थे वो किसानों की जेब में जाएंगे। जो मुट्ठी भर लोगों के पास जाता था वो करोड़ों लोगों के पास जाएगा। और किसान सम्मान निधि 1,03,000 करोड़ मोदी जी ने किसान सम्मान निधि दी है, लेकिन ये किसान संगठन जितने हैं या जो विरोधी पार्टियों ने स्वागत किया क्या? 1 लाख करोड़ रुपए किसानों के लिए 3% ब्याज पर छूट और 40%, 50% सब्सिडी पहली बार किसानों को दिया। किसी किसान संगठन ने स्वागत नहीं किया, लेकिन किसानों को भ्रमित करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए इन्होंने ये षड्यंत्र किया। और इसलिए मैं आपके सामने किसान संगठन के नेताओं से भी अपील करता हूं कि अगर तुम किसान के सही संगठन सही है तो इसको किसानों को भ्रमित मत करिए और मोदी जी का साथ दीजिए, वरना किसान तुमको भी माफ नहीं करेंगे। मुख्य अतिथि महोदय, आपके इस अभिभाषण से निश्चित रूप से जो हमारे प्रश्न हैं उनको और ज्यादा परिमार्जन मिल गया होगा, लेकिन जब तक प्रश्नों की कसौटी पर नहीं कसा जाएगा आपके इस अभिभाषण को, तब तक वो बेईमानी होगा। तो मैं आसंदी से पहला प्रश्न प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार संस्था के महासचिव आदरणीय श्री मृगेंद्र सिंह जी की तरफ से आएगा, तो आप अपने जवाब के लिए तैयार रहें। मृगेंद्र जी, मैं थोड़ा सा बीच में रोक रहा हूँ
कमल पटेल जी किसानों के ऐसे नेता हैं जो 18-18 घंटे लगातार बोलते हैं लेकिन थकते नहीं। मेरा इनसे कहना ये है कि इनका सवाल पाव भर का होगा तो ये 5 किलो का उत्तर देंगे, तो उत्तर भी पाव भर का हो, सवाल भी पाव भर का हो, और पूरा तो अपन सबको संतुष्ट कर पाएंगे। मैं मृगन सिंह जी को बोल दूं। अगर जो 3 कानून हैं, अगर कांग्रेस सरकार लाती तो आप इसका स्वागत करते? देखिए, कांग्रेस सरकार लाती है, कोई भी सरकार लाती, अगर किसान के हित में है तो स्वागत करते हैं। और कांग्रेस में तो घोषणा पत्र में लाए थे कि हम आएंगे तो हम किसानों के इसमें संशोधन करेंगे, बिचौलियों से मुक्त कराएंगे। कपिल सिब्बल का लोकसभा में भाषण देख लो, राहुल गांधी का भाषण देख लो, लेकिन अब ये बदल गए क्योंकि मोदी जी क्यों लाए? ये तो 60 साल में कुछ कर नहीं पाए, और मोदी जी ने कर दिया तो क्यों कर दिया? मोदी जी को श्रेय नहीं मिलना चाहिए, इसलिए विरोध हो रहा है। मतलब किसानों को जो निर्णय उनके किसान के हित में नहीं, देश के हित में, किसान के हित में, हर वर्ग के हित में अगर कोई निर्णय होगा हम उसका स्वागत करते आए। हम तो इंदिरा जी का, अटल जी ने स्वागत किया था, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसमें दुर्गा कहा था, हमने कब विरोध किया? लेकिन देश के हित में हम सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के दुश्मन को मार के आते तो भी उसका प्रमाण पूछते, बिल्कुल स्वागत करते। अगला प्रश्न, मैं अश्विनी मिश्रा जी, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप पहले ईटीवी मध्य प्रदेश, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के भी हेड के तौर पर सुशोभित कर चुके हैं, और अश्विनी मिश्रा जी वर्तमान में सहारा समय के प्रमुख हैं। काम नहीं कर रहा, ऐसे ही पूछ लो, आवाज आ जाएगी, ऐसे पूछ लो। हाँ वैसे आ जाएगी। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, जब सरकार बनी थी और पिछली जो सरकार थी तो उस वक्त आपने ये कहा था कि जय किसान फसल ऋण माफी योजना और तमाम तरह के भ्रष्टाचार और तमाम तरह के आरोप लगे। आपने कहा कि पिछले 6 महीने में हम तमाम तरह की जांचें करेंगे और सब कुछ करेंगे। क्या आपको लगता है कि वो सारी जांचें अब ठंडे बस्ते में चलेगी? किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी के खिलाफ कोई काम नहीं हुआ, और अभी तक जो जांच समितियां बनी थी उसमें से किसी की भी एक भी रिपोर्ट आपके पास तक आई है और आपने कोई भी अभी तक एक भी कार्रवाई की है, या वो भ्रष्टाचार घोटाला हुआ ही नहीं था? नहीं, देखिए, पहले तो एक एक करके एक प्रश्न का जवाब है। किसान फसल ऋण माफी ये नहीं, ये एक तरफ धोखा थी। सरकार में आने के लिए कांग्रेस ने किया था, और उसके बाद में राहुल गांधी ने कहा था 10 दिन में अगर कर्जा माफ नहीं हुआ 2 लाख तक का किसानों का तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा, लेकिन नहीं बदला। 15 महीने खुद ही बदल गए। जनता ने आखिरी में बदला। मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बधाई देता हूँ, उन्होंने बहुत पुण्य का कार्य किया कि धोखेबाजों को धक्का दिया, फिर जनता ने धक्का दिया, और हमने जो 8 महीने में काम किया, 6 महीने में किसानों के हित में, गरीब के हित में, प्रदेश के हित में, जनता ने हमको 60-60 हजार, 40-40 हजार, 50,000 से जिताया। लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति जनता होती है, और जनता ने हमारे ऊपर मोहर लगाई। इससे साबित है कि हमने किसानों के, गरीबों के, सबके हित में काम किया। लास्ट सवाल भ्रष्टाचार का सुनिए। 15 महीने में कांग्रेस की सरकार ने गलत काम किए, लूटा, उसकी हमने जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन आप समझते हैं अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए, काले अंग्रेज, ये प्रशासनिक अधिकारी, क्योंकि अधिकारी तो वही थे, चाहे कांग्रेस की सरकार रही है, बीजेपी की। गड़बड़ घोटाले भी उन्होंने किए, अब उनसे जांच कराते हैं तो वो ढीले चले। लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने कहा है कि हम सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन करेंगे और दोषियों को छोड़ेंगे नहीं, कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई होगी। देर है पर अंधेर नहीं है। अब तक मान लें भाई आप तो अधिकारियों से काम करा लेते हैं, तो क्या आप आपको जवाब में अधिकारियों नहीं, मेरे इसमें तो देखिए, मैंने तो बहुत कुछ चेंज कराया। मैंने जब ये किया, सुनो बताता हूँ, अधिकारी डालते हैं। जब मैंने कहा कि हम अनलिमिटेड खरीदेंगे, 13 से 20 खरीदेंगे, अधिकारियों ने कहा भारत सरकार तो 25% खरीदती, बाकी प्रदेश सरकार के पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी को कन्विंस कराया, और फिर मैंने निर्णय कराया, और बाद में हमको खरीदना ही नहीं पड़ा जितनी भारत सरकार ने अनुमति दी थी। क्यों? क्योंकि किसान को हम समर्थन मूल्य से ऊपर रेट दिला चुके थे। और इसलिए इस बार भी मैं कह रहा हूं, आपकी जो चना अभी 3400 से 4100 चल रहा है, जिस दिन हम खरीदी शुरू करेंगे 5100 से ऊपर हो जाएगा। तो ये है परिवर्तन, और किसानों को लाभ दिलाने की योजना हम करेंगे। लेकिन हम ईमानदारी शासन दे रहे हैं, जो गड़बड़ करेंगे उनको ठीक करेंगे। मेरे सवाल का जवाब हमारी पाया भाई साहब, माफी चाहूंगा। मेरे हाथ में जितना मैं कर दिया यार। और अगला प्रश्न, हाँ, तो अधिकारियों पे अंकुश लगा रहे हैं। अगला प्रश्न, हाँ पूछो। अधिकारी अगर अवज्ञा डाल रहे हैं तो क्या न्यायिक जांच के आदेश दे सकते हैं आप? जुडिशियल नहीं, हमने अड़ंगे दूर कर दिया ना, फिर उनको कन्विंस हो गया, वो आदेश, हमारे आदेश का पालन किया। हमने कहा हमारा आदेश है, पालन करो, पालन करना पड़ेगा। क्या है, देखिए, सुनिए सरकार, सुनिए सभी साथियों से एक निवेदन है
कि जो मंच पर जो पुरोहित जी बैठे हुए हैं वो जो जिसका नाम पुकारेंगे वो सवाल पूछे, नहीं तो ऐसे आप व्यवस्था नहीं अपना बन पाएगी। वो प्रश्न कार्ड पर पता कार्ड पर भेज लिख के दे दीजिए, भेज तो दीजिए बाकी यहाँ। व्यवस्था तो कर- नहीं खत्म। मेरा निवेदन है कि वो कलेक्ट कर लें जो, ताकि मैं उनके नाम पुकार सकूं। अगला प्रश्न एक युवा और धाकड़ पत्रकार, उनका सरनेम भी धाकड़ है, प्रश्न भी धाकड़ ही आएगा उनका। रामेश्वर धाकड़ अग्नि बाण से हैं, और ये अग्नि आपको कितना प्रज्वलित करेगी अगले सवाल में। रामेश्वर जी। पहले यदि आपकी सरकार जो है प्राथमिकता में सरकारी प्राथमिक किसान है कि उद्योग है? हमारी पहली प्राथमिकता गरीब किसान, उसके बाद उद्योग। उद्योग के लिए सर आपकी सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया कई सालों से, ठीक है ना। और उससे पहले भारत तो कृषि प्रधान देश है ही है, लेकिन किसानों को क्या है कि कोई काम करा लो 5 विभाग जूझना पड़ता है। एक तो आपके विभाग है, राजस्व विभाग है, सिंचाई विभाग है, और बैंक है, और बिजली विभाग। हर विभाग में उसको किसान को लूटा जाता है, मतलब सब टारगेट रहता है लूट। लेकिन उनके लिए कोई आपकी प्लानिंग है कि वो बहुत अच्छा सिंगल विंडो करें? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। हम देखिए, सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन, और 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती थी, सुशासन दिवस के रूप में मनाया। लेकिन जैसे कि हर साल होता है, अधिकारी औपचारिकता कर लेते हैं। मैंने हरदा में शुरू किया है अभी। मैंने कहा कि आपकी समस्या का हल आपके घर, ये अभियान चलाओ 25 दिसंबर से। और मैंने ड्यूटी लगा दी गांव और शहर दोनों पर। पंचायत में सचिव, सहायक, आंगनबाड़ी, सभी कार्यकर्ता जो तनख्वाह लेते हैं, शहर में ये एक एक घर जाएंगे। आपकी जन्म तारीख, आप अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े हैं तो जाति प्रमाण पत्र है कि नहीं है तो बना के घर बैठे देंगे। आपकी क्या विधवाएं माताएं बहनें पेंशन मिल रही है, नहीं मिल रही तो उसी समय पेंशन बना के देंगे। आप वृद्ध है, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित पेंशन, दिव्यांग पेंशन मिल रही कि नहीं मिल रही, देंगे। कैंसर, किडनी, लंग्स, अगर गंभीर बीमारी उसका सर्वे करेंगे, घर बैठे उनका इलाज करा के जहां हो सकता है वो कराएंगे। आपका आयुष्मान कार्ड बना कि नहीं बना, नहीं बना तो घर बैठे बना के देंगे। किसान को सम्मान निधि मिली कि नहीं मिली, तो मैं बता रहा हूँ मिली कि नहीं मिली। वो अभियान मैंने 1 महीना चलाया, वो पूरा हो गया, और एक एक घर कर्मचारी गया कि नहीं गया। सुनिए मैं बता रहा हूँ ना, आ गया। उसके बाद एक एक का फोटो घर जाके खींचोगे, और सब सुविधाएं घर बैठे होगी, निःशुल्क होगी, ताकि सुशासन, ईमानदार शासन दे सके, घर बैठे जनता को सुविधा मिले। अब एक पायलट प्रोजेक्ट हमने हरदा में किया है, अब ये पूरे प्रदेश में लागू होगा, और उसके बाद देश में लागू होगा। नहीं, लेकिन जो हरदा से काम शुरू होता है पूरे प्रदेश और देश में लागू होता। स्वामित्व योजना भी हरदा से शुरू हुई थी, मैंने पायलट प्रोजेक्ट किया था। नहीं कमल भाई, बात सिंगल विंडो की रही, क्या कोई ऐसी सिंगल विंडो व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जहां किसानों की समस्याओं का एक जगह समाधान हो जाए? बिल्कुल कर रहे हैं ना, एक जगह करा। भी मुख्यमंत्री जी ने अपना एक ऐप चालू किया है कि किसान वहां आवेदन करेगा, घर बैठे खसरा नकल मिल जाएगी। जब मैं राजस्व मंत्री था तो 1 करोड़ 10 लाख किसानों को घर बैठे निःशुल्क खसरा बीमा दिलाई थी। और सवाल भी कर रहे हैं, किसानों के लिए भी कर रहे हैं। एक सवाल मेरा भी है। सवाल ये है कि अभी आपने तीनों कृषि कानून जो है केंद्र सरकार ने जो लगाए हैं उनके बारे में चर्चा की। ये राज्य कृषि जो है राज्य और केंद्र दोनों का मिला जुला विषय है, तो केंद्र सरकार क्या ऐसा नहीं कर सकती? क्योंकि अभी आपने कहा ना कि हम देश में भी लागू करेंगे, तो आप क्या सलाह देंगे मोदी जी को कि जो राज्य इच्छुक है उसको इम्प्लीमेंट करने के वो करें, और जिन राज्यों में विरोध है वो ना करें? तो अपने आप 1-2 साल में अंतर समझ में आ जाएगा कि कौन अच्छा है कौन नहीं है। देखिए, मैं गया भी था प्रधानमंत्री जी से मिलने, और जो आपके प्रश्न मेरे अंदर भी था। मैंने कहा ये पंजाब वाले विरोध कर रहे हैं तो इनको रहने दो, वो पैसा हमारे यहाँ भेज दो, और उसके बाद में जब यहाँ विकास दिखेगा तो अगली बार खुद ही मांग करेंगे कि ये लाभ तो हमारे यहाँ, और जिनने विरोध किया उनके खिलाफ जाएगी जनता। बिल्कुल सही सवाल है आपका, और ये होना चाहिए, हम कर रहे हैं। अगला प्रश्न गोविंद गुर्जर जी टाइम्स नाउ से हमारे बीच में हैं। गोविंद गुर्जर जी अगला प्रश्न। मेरा सवाल किसी भी आंदोलन के इतिहास में कि ये जो किसानों का आंदोलन कृषि मंत्री हैं, तो इस तरह की कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार ने कोई आंदोलन को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि सरकार लोकतंत्र देश है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। सरकार ने 12 बार बुलाया उनको। सरकार ने उनकी कहा कि कोई कमी इस कानून के अंदर है, बताओ हम तत्काल दूर करें। सरकार ने उनको ऑफर दे दिया 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक हम स्थगित रख रहे हैं। लेकिन हम को तो जगा सकते हैं, लेकिन सोने का नाटक करे उसको कैसे? इनका काम किसानों को भला करना नहीं है, ये तो सरकार को
देश बदनाम करना चाहते थे। 26 जनवरी को ये देश में हिंसा फैलाना चाहते थे। ये चाहते थे कि पुलिस को मारे और पुलिस हमला करे, गोली चलाए और फिर पूरे देश के अंदर। लेकिन मैं भारत सरकार को, प्रधानमंत्री जी को और विशेष करके पुलिस को बधाई देता हूं कि इनके मंसूबों को सफल नहीं होने दिया और देश आज सुकून से है। नहीं तो आज पूरे देश के अंदर किसान ऐसा भोला भाला क्षेत्र है कि किसान के नाम पर, अन्नदाता के नाम पे कुछ भी कर लो, और इसलिए इनके मंसूबे सफल नहीं होने दिए। ये कभी देश के हितैषी नहीं है। अगर ये किसान के हितैषी होते तो जो किसानों के हित में, जैसा एक प्रश्न किया था कि अगर कांग्रेस करती अच्छा काम तो आप समर्थन करते, हमने कहा किया। तो मोदी जी ने 1,03,000 करोड़ रुपए, 85% किसान छोटे हैं जो 5 एकड़ से जमीन कम है। मैं उदाहरण के लिए आदिवासी हूं, मेरे 4 बेटे हैं, चारों की शादी हो गई, मेरे पास 5 एकड़ जमीन है, तो 6,000 भारत सरकार, 4,000 मध्य प्रदेश सरकार दे रही, 50,000 रुपए मिलेंगे हर साल। मेरी 50,000 की सूखी में फसल ही नहीं होती है, तो मेरे लिए वो 50 लाख के बराबर है। और ऐसे कितने लोग हैं? 80 लाख। 1,03,000 करोड़ इनके खातों में गए जो उनको किसी ने नहीं दिया। अगला और इसलिए उसका स्वागत नहीं किया। 1 लाख करोड़, 3% ब्याज पे छूट, 40% की सब्सिडी, गांव का स्वामित्व योजना, महात्मा गांधी का सपना साकार किया, स्वागत किया क्या? और इसलिए ये लोग गांव के हितैषी, किसानों के हितैषी हो नहीं सकते। ये अपनी राजनीति कर रहे हैं, इसलिए कि मोदी जी ने 5 साल में जो काम किया, शौचालय बनाया, पक्के मकान बनाए, गैस टंकी चूल्हा दिया, उसके कारण वो दोबारा सरकार में आए। अब ये किसानों वाला हो जाएगा तो कांग्रेस सहित विपक्ष साफ हो जाएगा। अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए, राजनीति बचाने के लिए इस प्रकार किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। ये इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं जी। ये हालांकि प्रश्न कील पे था, लेकिन कील के सामने अगर वकील हो तो दलील लंबी हो जाती है। अगला प्रश्न, ये देश है मेरा और ये स्वदेश है मेरा, और स्वदेश निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण की बात करता है और कहा जाता है कि वो राष्ट्र निर्माण की विचारधारा को आगे बढ़ाता है। प्रश्न रवि अवस्थी जी की तरफ से आएगा आपके समक्ष। रवि जी। पूर्ववर्ती कार्यकाल की तरह क्या राज्य सरकार इस बार गेहूं को प्रोत्साहन राशि 165 रुपए प्रति क्विंटल देगी? नहीं, इसलिए नहीं देगी कि हम किसान को, देखिए अच्छा प्रश्न किया आपने। कांग्रेस की सरकार थी, जो पहले सरकारें थी, वो समर्थन मूल्य घोषित करती थी जब फसल आ जाती थी। 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, इससे ज्यादा कभी नहीं बढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान की आय 2022 तक 2 गुना करने का निर्णय लिया। इसलिए उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को अक्षर से तो नहीं किया, तो संभव ही नहीं है, लेकिन उन्होंने लागत का 50% लाभ दिया। यानी गेहूं की लागत अगर 1,000 है तो उस पर 1,500 रुपए कर दिया, 500 रुपए बढ़ा दिए। अगर उसकी लागत 1,200 है तो उस पर 600 रुपए बढ़ाया, और इसलिए 1,975 रुपए किया। चना 2018-19 में 4600 रुपए था, 19-20 के अंदर कर दिया 4875, और अभी कर दिया 5100। यानी और बाकी फसलों के भी 2,500 रुपए कुंटल आया, और इसलिए समर्थन मूल्य पे हम खरीद रहे हैं। 2018 तक शिवराज सरकार ने 165 रुपए प्रति क्विंटल दिया। समर्थन मूल्य क्या होगा? भैया उस समय सरकार की स्थिति अच्छी थी, अभी तो कोरोना काल में तनख्वाह देने के लाले पड़ रहे हैं। विकास के काम कैसे करेंगे? और इसलिए अभी स्थिति ठीक नहीं है सरकार की। हाँ, लेकिन सरकार ने 4,000 रुपया प्रति किसान को अतिरिक्त दिया है। ये उस बोनस से भी ज्यादा है। मैं बता रहा हूं आपको, कांग्रेस की सरकार ने कर्ज माफ किया मात्र 6,000 करोड़, और बाकी सोसाइटियों को बर्बाद कर दिया, आधा उनसे कराया। जबकि ये किसान सम्मान निधि में 8,500 करोड़ मिल जाएंगे किसान को, और हर साल मिलेंगे। अगला प्रश्न, विनय न माने और समर्थन मूल्य पे 6,000 करोड़ ज्यादा दे रहे हैं। अगला प्रश्न, विनय न जो माने, नीति परिवर्तन किया उससे। अगला प्रश्न, विनय न माने जलद जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सको तब, भय बिन होए न प्रीत। तो आप अभी तक भय में आ नहीं रहे हैं। प्रश्न कुछ हैं और हर व्यक्ति ये कह रहा है कि सवाल कुछ हैं। हालांकि आपके सवाल इतने फोर्सफुली होते हैं कि न चाहते हुए भी समझ में आ रहे हैं। विनय जी। भाई साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी तक आपके भाषण में एक चीज समझ में आई कि गांव जो है वो आपके विचारों में सदैव रहता है। गरीब गांव का, रोजगार गांव का, विकास गांव का। आपने अपने भाषण में गांव को केंद्रित किया है। मेरा सवाल ये है कि अभी जो कोरोना काल हुआ था तब भी गांव ने ही लोगों को बचाया, खास करके मनरेगा की जो योजना थी उसमें लोगों को सरकार ने पैसा देके कैसे भी लोग जिंदा बचे। अभी मनरेगा में जो बजट आया 1 तारीख को, 1,11,000 करोड़ रुपए से मनरेगा का बजट कम हो गया है। अब शायद 73,000 करोड़ रुपए है, उसमें कटौती हुई है। आपके सपनों का जो गांव है वो कैसे इससे पूरा होगा? देखिए, मनरेगा में मजदूरों को काम करने के लिए पैसा मिलता है,
चूंकि अभी सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपया किसानों के लिए दिया है, उद्योग के लिए, इसके लिए किसान मजदूर जो है किसानों के खेतों में काम करेगा, फैक्ट्रियों में काम करेगा, उसको रोजगार मिलेगा। और जितना काम कर सकते थे मनरेगा में, जितनी रोड बनानी, मैं कहना चाहता हूं कि पहले गांव में 1 किलोमीटर भी सड़क नहीं थी पक्की। मैं खुद गांव का रहने वाला हूं। 12 किलोमीटर घुटने घुटने कीचड़ में आते थे। अगर घर में बारिश में कोई हमारी बहन माँ बीमार पड़ जाए तो खटिया पिलाते थे, रास्ते में दम तोड़ देते थे। अब प्रधानमंत्री गांव गांव सड़कें बन गई। 500 की आबादी तक 100% गांव मध्य प्रदेश के जुड़ गए। 500 की नीचे की आबादी के गांव में मुख्यमंत्री, अभी हमने मुख्यमंत्री खेत सड़क से बना रहे हैं, अब किसानों के खेतों के गोए भी बना देंगे। अब कोई काम ही नहीं है, इसलिए मनरेगा की उतनी आवश्यकता नहीं है और इसलिए कम किया। लेकिन बाकी चीजों में कितना बढ़ाया? पीने का पानी गांव में मेरे खुद के गांव में पीने का पानी 4 किलोमीटर दूर से लाते थे। दिन भर माताएं बहनें लोग 3 किलोमीटर चलती थी, एक बैलगाड़ी चलती थी। अब हर घर नल जल योजना के लिए 2,28,23,000 करोड़ दिया है, यानी आने वाले 2024 तक हर घर जल हो जाएगा। जो शहरों में नल जल से पानी मिलता, गांव में नहीं मिलता, तो गांव में भी मिलेगा। बाकी आप देखिए 1 करोड़ माता बहनों को गैस टंकी चूल्हा मिलेगा, अभी तक 9 करोड़ से ज्यादा को मिल चुका है। तो ये सब चीजें, बाकी चीजें भी तो की है और इसलिए इसको कम किया। भारत एक खोज है और अभी भी हम लोग अपने प्रश्नों के जवाब खोज रहे हैं। तो अगला प्रश्न डिस्कवरी इंडिया न्यूज से प्रीति खरे जी। पटेल जी, आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि कृषि से जुड़ी जो लघु उद्योग कंपनियां हैं, उनके पार्टिसिपेशन के लिए आप क्या नए अवसर देंगे? बहुत अच्छा प्रश्न किया। अभी तक किसान सिर्फ खेती करता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ कृषि आधारभूत संरचना विकास के लिए दिया, यानी वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट। और सिर्फ किसानों के लिए दिया है, उद्योगपतियों को नहीं दिया। अब किसानों के समूह बनेंगे, हर ब्लॉक में 2 समूह बन रहे हैं। मध्य प्रदेश में 313 ब्लॉक हैं, हम 626 समूह बना रहे हैं। 300 किसान मिनिमम रहेंगे, मैक्सिमम 30,000 50,000 भी हो सकते हैं। अब वो किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे, सब्सिडी का लाभ लेंगे और जब रेट अच्छे आएंगे तब बेचेंगे। एक्सपोर्ट भी डायरेक्ट कर सकते हैं, दे रहे हैं। किसान के लड़के भी पढ़े लिखे हो गए और इसलिए गांव में बेरोजगारी भी दूर होगी। किसान खेती के साथ व्यापार, व्यवसाय, उद्योग करेगा। जो बिचौली और व्यापारी उद्योगपति कमाते थे वो किसान कमाएगा। जो मुट्ठी भर लोगों के पास पैसा था वो करोड़ों लोगों के पास जाएगा। इसलिए गांव हमारे किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। अगला प्रश्न डॉक्टर मयंक चतुर्वेदी जी, हिंदुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी से। डॉक्टर मयंक चतुर्वेदी जी। नमस्कार। मेरा सीधा प्रश्न ये है कि किसान न्यायालय, ये मांग भारतीय मजदूर संघ की लंबे समय से है। आपकी सरकार बार बार ये कहती भी है और करती भी है कि वो किसानों की सरकार है, किसानों के हित के लिए काम करती है। लेकिन आज भी जो है मध्य प्रदेश के अंदर ही हजारों प्रकरण छोटे छोटे किसानों के लंबित पड़े हुए हैं एसडीएम कोर्ट में, जिनके निराकरण नहीं हो पा रहे हैं। क्या आपकी सरकार किसान न्यायालय के लिए पहल करेगी? बहुत अच्छा सुझाव है आपका और प्रश्न भी है। मैं इसको बिल्कुल प्राथमिकता के आधार पर कराऊंगा और हमारे मुख्यमंत्री किसानों के लिए सगे भाई से भी ज्यादा है और इसलिए वो उसको हम कराएंगे। पटेल साहब, भावांतर योजना आपकी चालू है या बंद हो गई? सारी ये भावांतर योजना की जरूरत ही नहीं है। देखिए भावांतर योजना की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि किसान को रेट कम मिलता था। अब हमने जो नीति बदली है, अब हम चना, सरसों, मसूर पहले खरीद रहे हैं 51, अभी 3400 चल रहा, 15 दिन के अंदर 5100 से ऊपर हो जाएगा। तो समर्थन मूल्य से ऊपर मिलेगा तो जरूरत ही नहीं है। न कर्जा माफ करने की जरूरत है, न भावांतर की जरूरत है, बोनस की जरूरत है। हमने ऐसी व्यवस्था कर दी जिससे किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा। वो खुद, मैं कह रहा हूँ ना, आलू 10 रुपए किलो क्यों बेचेगा? वो आलू की चिप्स बेचेगा ना 500 खरीदने के बजाय। अगला प्रश्न सस्ता मिलेगा। और अगला प्रश्न शैलेंद्र जी पारासर, एएनबी न्यूज से, राष्ट्रीय न्यूज चैनल है। शैलेंद्र पारासर। सर मेरा सवाल ये छोटा सा किसान है, आप लोग कह रहे हो कि कमलनाथ सरकार ने जो फसल ऋण माफी की थी उसको नहीं किया था अच्छे से और बोला था किया नहीं। अब जो किसान कुछ डिफॉल्टर हो रहे हैं, ओवरड्यूज हो रहे हैं, उसमें आपकी सरकार कर क्या रही है? देखिए, जो किसान, पहले बता दूं, मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 3 लाख किसान है। सुनिए मेरा, मात्र 34 लाख किसानों ने बैंक से ऋण लिया, यानी 65% किसान से ज्यादा बैंक से ऋण ही नहीं लिया, पहले से वो है। और इसलिए उन्हीं को सारी सुविधा मिलती थी। हमने ये निर्णय लिया कि जो 85% छोटे किसान हैं
उनको सुविधा दी जाए। और इसलिए उनको 6,000 रुपए सम्मान निधि और 4-10 हजार रुपए दे रहे हैं। ये 10-10 हजार हर साल मिलेंगे, उससे उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी, कर्ज में नहीं रहेंगे। और उसके अलावा हमने दूसरा और काम किया, किसान मंडी में आता, मंडी में लुटता पिटता था, इलेक्ट्रॉनिक कांटे पे तोल के बाद में भी उसके 5 रुपए कुंटल 10 रुपए कुंटल लेते थे। मैंने दूसरे दिन निरस्त किया, 200 करोड़ रुपए चाहे। और अब मंडी में किसान को खाद बीज दवाई मिलेगी, किसान बाजार होगा और सारी सुविधा होगी। सवाल ये है कमल पटेल जी कि जो किसान डिफॉल्टर हो गए हैं, वो कमलनाथ जी ने तो कह दिया कि कर्ज माफी, वो आपने मुंह जवानी बात कर दी, कागजों पे हुई कर्ज माफी, लेकिन किसान के खाते में नहीं हुआ। सहकारी समितियां बर्बाद हो गई हैं, कोऑपरेटिव के आपने एडजस्टमेंट कर दिए। तो ये जो फर्जीवाड़ा हुआ है और उसका नुकसान तो वो किसान भुगत रहा है जो डिफॉल्टर होकर उसको नया लोन नहीं मिल रहा, नए बीज खाद के नहीं मिल रहा। ये है सवाल। तो इसके लिए क्या कर? देखिए, उसके लिए हमने सुविधा दी है, लेकिन मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि हमने किसानों के ऊपर जो ब्याज आ गया है, वो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि वो ब्याज की गठरी उतारेंगे जब सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक होगी, किसान को संबल देंगे। दूसरा, किसान को तो आप कह रहे हैं कि डिफॉल्टर किसानों को रेगुलर बनाने का काम आपकी सरकार करेगी, लेकिन वो आगे करेगी। लेकिन अभी समस्या तत्काल की था, अभी तत्काल उनको डिफॉल्टर से बाहर करके उनको अभी हमने क्या किया बता रहे हैं आपको। अभी देखो, आप सोयाबीन की फसल अच्छी थी, खराब हो गई। पूरे देश में फसल बीमा की तारीख थी 31 जुलाई। जैसी फसल खराब हुई, मैं भोपाल के गांव में गया, तो सीहोर गया, खंडवा गया, देवास गया, हरदा गया, मुख्यमंत्री जी भी गए और हमने आरबीसी 6-4 में 4,700 करोड़ दिलाए किसान को। दूसरा, बीमा की तारीख 1 महीना बढ़ाई और 31 जुलाई से 31 अगस्त की। 5 जिले में बाढ़ आई थी तो 7 अगस्त की। पहली बार आजाद भारत में नेशनलाइज बैंक को हमने खुलवाया और घर घर जाके बीमा कराया। तो जहां 25 लाख किसान रेगुलर बचे थे, उनका बीमा हुआ, किसी बनवाए थे उन्होंने। 20 लाख किसानों को अतिरिक्त बीमा किया, जिससे 8,000 करोड़ रुपए हम बीमा का देंगे। और हमने 8,300 करोड़ अभी बीमा का दे चुके हैं किसानों को। अगला नंबर है किसानों के। अगला निवेदन है विषयांतरित ना हो, जितना सवाल उतनी जवाब दे। अगला बहुत सारे साथी हैं, अगला प्रश्न आप थक जाएंगे जवाब देते। अगला प्रश्न हमारे बीच में एक ऐसे पत्रकार से है जो बिहाइंड द कर्टन स्टोरी के लिए विख्यात हैं। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और स्टोरी के भी स्टोरी हो सकती है। उनके सवालात कुछ ऐसे होते हैं। ब्रजेश राजपूत जी आपसे सवाल करेंगे। अच्छा मंत्री जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि हम लोग अभी भोपाल के आसपास और जिलों में भी किसानों से बिजली वसूली के नाम पे उनके ट्रैक्टर जब्त किए जा रहे हैं, उनकी मशीनें निकाली जा रही हैं, उनके घर से 2 व्हीलर उठा के लाए जा रहे हैं। 2 दिन पहले भोपाल में भी तकरीबन 40-50 ट्रैक्टर पकड़े गए हैं। तो ये ऐसा प्रदेश के सब जिलों में हो रहा है। आज आपकी एक फोटो देखी कि आपने पद्म सिंह तोमर को गले लगाया हुआ है, जो बिजली मंत्री है। तो कृषि मंत्री और बिजली मंत्री के बीच कुछ ऐसा तालमेल तो हो कि आपका जो किसान है वो परेशान ना हो। देखिए, किसानों को मैं बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। पहले तो मैं बता दूं कि किसानों को जो बिजली का बिल बकाया है, मैं किसान हूं, मेरे पास जमीन है, मेरे 4 ट्यूबवेल है, 10-10 की मोटर है। मेरा बिजली का बिल आता है 1,07,500 एक ट्यूबवेल। 4 ट्यूबवेल के हो गए 4,30,000। मुझे कुल 30,000 भरना होता है। 1-1 लाख रुपए सरकार सब्सिडी देती है, यानी 10 हाथ पावर के ट्यूबवेल की मोटर पर 1,07,500 में से किसान को सिर्फ 7,500 देना, बाकी सरकार सब्सिडी देती। मेरा विभाग, कृषि विभाग 14,000 करोड़ हम विद्युत मंडल को देते हैं। लेकिन बड़े किसान बिल ही जमा नहीं करते हैं। उसके कारण जो बाकी गांव के लोग बिल जमा करते हैं, विद्युत मंडल वाले ट्रांसफार्मर जल जाता है, बदलता नहीं, क्योंकि 50% से अधिक बिल अगर नहीं दिया तो ट्रांसफार्मर बदलते नहीं है, तो जो बिल देता है उसको भी नुकसान होता है। और इसलिए हमने कहा है छोटे किसानों का नहीं करना है। बड़े किसान जो जानबूझकर 1-1 लाख की सब्सिडी भी ले रहे हैं लेकिन 7,500 नहीं दे रहे हैं, उनको सख्ती करके वसूलेंगे, तब जाकर बिजली चालू होगी, छोटे किसानों को बिजली मिलेगी। नहीं तो बिजली, सुनिए, बिजली का बिल नहीं भरेगा तो विद्युत मंडल बिजली कहां से देगा। और इसलिए सख्ती की गई है और भय भी ना प्रीत भी नहीं होता है। हमने तो ये कहा है कि नाम टांग दो कि कमल पटेल ने 4 लाख जमा नहीं किया है, इसका तो कमल पटेल तत्काल जमा कर देगा। और हमने वो शुरू किया तो उसके कारण फटाफट बिजली के बिल जमा हो रहे हैं, बड़े बड़े लोग जमा करने लग गए। अगला प्रश्न स्वतंत्र पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार राम भुवन सिंह कुशवाहा जी की तरफ से आएगा। कमल जी, ट्रैक्टर की अनुमति मिली है खेती के लिए और अधिकतम सड़क पे तब आएगा जब बाजार करना है या बारात जाना है, बस इतनी रियायत मिली है। क्या शासन इतना पंगु हो गया है कि हजारों लाखों ट्रैक्टर दिल्ली तक पहुंच रहे हैं, इस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी? देखिए, ये तो मेरा प्रश्न नहीं है,
मैं मध्य प्रदेश के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन हाँ, किसान के संगठन के नेता है कुछ और विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस, कम्युनिस्ट सहित विपक्षी पार्टियां, इनके मंसूबे यही थे। देखिए पंजाब में आड़त प्रथा, हरियाणा पंजाब में, हमारे आड़त प्रथा नहीं है, हमारी सोसाइटियां खरीदती, कमीशन सोसाइटी को मिलता है। पंजाब में कमीशन मिलता है बड़े बड़े व्यापारियों को, 2.5% से लेकर 8 से 10% कमीशन लेते हैं, 5,800 करोड़ के आसपास ले जाते हैं। इन्होंने आंदोलन कब किया? जब समर्थन मूल्य पे पूरी खरीदी कर ली, हजारों करोड़ कमा लिए और उसी में से कुछ पैसा खर्च करके किसानों को भेजा। किसान वहां मजबूर है आड़तियों के यहाँ, क्योंकि मैं आड़तिया हूं, आप किसान हैं, तो आपका माल मैं चाहूंगा तो ही बिकेगा, नहीं तो बिकेगा नहीं, तो आपकी मजबूरी में जाकर वहां खड़ा होना पड़ेगा। कैसे? पेस्टिसाइड का उपयोग कर करके पंजाब का गेहूं FAQ में नहीं आता, 1975 समर्थन मूल्य है, FCI का अधिकारी मना कर देता है, नहीं खरीदेंगे, बाजार में वो 1200 में भी नहीं बिकता है, तो ये आड़ती 1400 में 1700 में खरीदते हैं। तो व्यापार किसान सोचता है 400 रुपए ज्यादा मिल रहा है, इसलिए वो हाथ जोड़ के आड़तियों के सामने खड़ा है। और ये आड़तियों में सुनिए कौन कौन है, कांग्रेस भी और अकाली दल के भी है, बादल की भी बहुत बड़ी कंपनी है, और ये दोनों मिलकर किसानों को भड़काकर वहां ले गए। उम्मीद करेंगे करेंगे पूरे देश का किसान उनके साथ नहीं है, मोदी जी के साथ है हमारे। उम्मीद करेंगे कि अगले जवाब में कंटेंट हो और प्रश्न करेंगे प्रवेश गौतम जी, तक कंटेंट स्टोरी से हैं और रेलेवेंट कंटेंट हो, ऐसी उम्मीद करेंगे। प्रवेश गौतम जी। मंत्री जी, हाल ही में किसानों संबंधित आवश्यक वस्तु अधिनियम से कुछ अनाज और प्याज वगैरह को बाहर निकाला गया है, आपको नहीं लगता कि बाहर निकालने से इसकी ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी? देखिए, माल अगर रहेगा तो किसान को रेट ही नहीं मिलेगा, उसलिए ज्यादा नहीं। अभी भारत सरकार ने 22 चीज की और अनुमति दी है निर्यात करने की, और हम तो कह रहे खोल देना चाहिए, जितना ज्यादा तो विदेशी पूंजी हमारे पास आएगी, किसान को रेट मिलेगा। और किसान को हम इतना सक्षम बना रहे हैं कि अब किसान किसी बिचौलिए के पास नहीं जाएगा, खुद FPO खुद निर्यात करेगा। इसलिए मैंने मध्य प्रदेश में एपीडा का कार्यालय भी खुलवा लिया है, देश का पहला क्षेत्रीय कार्यालय एपीडा का मध्य प्रदेश में, मंडी बोर्ड में हमने जमीन दे दी है उनको, उसके माध्यम से हम निर्यात करवाएंगे किसानों से सीधे, और किसानों को उसका, और कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, फूड प्रोसेसिंग प्लांट डालेंगे, तो जो खराब होता था वो भी नहीं होगा। और इसकी छूट थी जो सीमा की, इसलिए जितना खरीदो वो बेचो बाहर भी विदेश में, तो अपने देश को पैसा मिलेगा, किसान को पैसा मिलेगा। अगला प्रश्न जुगल किशोर जी की तरफ से आएगा, बंसल न्यूज से हैं जुगल किशोर जी। सर, आपने कहा था कि अभी भावंतर की, मनरेगा की और कर्ज माफी की अब जरूरत नहीं है किसानों को, मतलब किसानों को कर्ज माफी की जरूरत नहीं है। नहीं, पैसा नहीं है, मैंने कहा ना हमारे पास पैसा होता। आपको लगता है? अरे हमने बड़ी ज्यादा यार वादा किसे कर्ज माफी का, ये कमलनाथ ने, कांग्रेस ने किया, उससे पूछो प्रश्न क्यों नहीं किया उन्होंने झूठ बोला, धोखा दिया, नहीं हम नहीं करेंगे, हम कर्ज माफी, किसान को स्वाभिमानी बनाएंगे, स्वावलंबी बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे। सदन से अंतिम प्रश्न शैलेंद्र पाराशर जी, मैं पहले भी ये नाम बोल चुका हूँ, ANB न्यूज से हैं हमारे बीच में। शैलेंद्र जी। मैं मंत्री जी जानना चाह रहा था कि जो मंडी में 5% अभी टैक्स वसूला जाता है, उसको लिए काफी मतलब छोटे हाथ ठेले वालों का भी समस्या है, उसके लिए देखिए, मंडी में 1 रुपए 70 पैसे टैक्स था, 20 पैसे निराश्रितों के लिए, जो गरीब होते हैं उनके लिए अलग से जाता, कलेक्टर के खाते में चल जाता, उसका मंडी से कोई सीधे वसूल मंडी करती है, लेकिन खातों में डाल देती है। 1 रुपए 50 पैसे टैक्स था। नया मॉडल एक्ट आया भारत सरकार, उसके तहत मंडी प्रांगण जो है उसके अंदर मंडी का अधिकार रहेगा, बाहर कुछ नहीं रहेगा, और बाहर जो खरीदी बिक्री होगी वो निःशुल्क होगी, कोई टैक्स नहीं लगेगा, फ्री कर दिया है, ताकि किसान को घर से, खलियान से, खेत से भी बेच सके। और कोई भी, आप भी जाकर करें, आप पैन कार्ड धारी अपने खुद के घर के लिए खरीद के लाओगे, अभी नहीं ला सकते, पकड़ लेंगे, 10 गुना जुर्माना कर देते थे, लेकिन कर सकते थे। तो व्यापारियों की मांग थी कि भाई बाहर तो 0% है और हमारे यहाँ 1.5 रुपया है, सैकड़ा है, तो हमारे यहाँ कौन आएगा मंडी में, और इसलिए हमने उसको 50 पैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में स्टे है, मॉडल एक्ट आ नहीं रहा है, और इसलिए अब उसकी आवश्यकता नहीं है। सदन के बाद अब सवाल आसंदी से हैं, आदरणीय अध्यक्ष महोदय राजेश सिरोठिया जी आपसे प्रश्न करेंगे। मेरे 2 बिल्कुल पॉइंटेड सवाल हैं। पहली चीज तो ये कि जो मोदी सरकार ने कोरोना काल के दौरान 31 मार्च तक 25% सब्सिडी और 33% सब्सिडी की जो योजना थी पुरुषों महिलाओं की, कोल्ड स्टोरेज के लिए और वेयर हाउस के लिए, तो वो कंटिन्यू रहेगी कि या नहीं? नंबर एक। नंबर दूसरा ये कि आज जवाब दे दूं ना मैं, उसके बाद दूसरा प्रश्न। बहुत अच्छा प्रश्न किया, कंटिन्यू रहेगी, 1 लाख करोड़ उसके लिए दिया। आज ही कल जो बजट पेश हुआ है
उसमें एपीएमसी को भी जोड़ लिया है। मंडियां पहले थी, मंडी जो कहते थे मंडियां बंद हो जाएगी, समर्थन मूल्य बंद हो जाएगा, न समर्थन मूल्य बंद होना है न मंडी बंद होना, बल्कि मंडियों को सक्षम बनाएंगे और ये लागू रहेगी। दूसरी बात ये है कि आप जो सब्जियों को और अनाज को बाहर भेजने की बात कर रहे हैं, लेकिन किसानों को आप डायरेक्ट बेनिफिट देते हैं, लेकिन उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर और उसको अनुदान देके शासन की तरफ से जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट करें तो गांव आत्मनिर्भर बनेंगे। इसके बारे में क्या आपका? बहुत अभी जब मोदी जी ने घोषणा की थी, सबसे पहले हमने मध्य प्रदेश में कोऑपरेटिव सोसाइटियों को 125 करोड़ रुपया सिर्फ वेयर हाउस कोल्ड स्टोरेज के लिए 1% ब्याज पे दिलाया। कितना? मात्र 1% वार्षिक ब्याज पे 125 करोड़ चल चुके हैं, जिससे गांव गांव में वेयर हाउस बन रहे हैं और आवश्यकता के अनुसार। इसलिए मध्य प्रदेश में हम वेयर हाउस की, कोल्ड स्टोरेज की और प्रोसेसिंग प्लांट का एक जाल बिछा देंगे, जिससे न तो सब्जियां खराब होगी, न अनाज सड़ेगा और किसान को अच्छा रेट मिलेगा। और सीधा ग्रेडिंग करके, अब किसान ग्रेडिंग भी करा रहे हैं। मैं एक और सी बात है, मैं किसान हूं, मैं टमाटर पैदा करता हूं, मेरा टमाटर 4 रुपए किलो बाजार में जाता बिकता है। ये व्यापारी है, इन्होंने उस पैदा तो मैंने किया, पर किसान के पास इतनी जानकारी नहीं है, इन्हें इतना पैसा है कि वो ग्रेडिंग, इन्होंने ग्रेडिंग किया। ए ग्रेड का माल 40% निकला, इन्होंने 4 रुपए का खरीद के 40 रुपए में निर्यातक को बेच दिया। बी ग्रेड का माल 30 रुपए में, सी ग्रेड का माल 20 रुपए में, 10 400 के एक दिन में 2800 कर लिए। और किसान मेहनत करता 3 महीने, 800 रुपए खर्चा, 400 मिलता। इसलिए घाटे की खेती थी। हम किसानों को हम ग्रेडिंग भी करा रहे हैं, ट्रेनिंग देकर। अब अगला ग्रेडिंग करके माल बेचेगा। अगला प्रश्न आसंदी से ही हमारे राष्ट्रीय संयोजक विजय दास जी, जिनकी ये संकल्पना है, आपसे करेंगे। मैं कमल पटेल जी आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। सवाल ये है कि किसान आंदोलन सिर्फ 2 राज्यों में चल रहा है, लेकिन इस आंदोलन ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इसलिए क्योंकि 26 जनवरी के दिन लाल किले में घुसकर तिरंगे के नीचे कोई दूसरा झंडा फहराया जाना किसानों की उद्वेलित भावना का, ये कहना चाहिए, इससे बड़ा भयंकर कोई आक्रोश नहीं हो सकता। इस आक्रोश को थामने के लिए, इस आक्रोश को समाप्त करने के लिए मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री, किसान नेता, किसान पुत्र के नाते आपकी क्या जवाबदारी है? क्या महसूस करते हैं आप कि इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए भावनात्मक रूप से आप उनसे किस तरह इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए प्रयास कर सकते हैं? हम चाहेंगे इस पर आपकी प्रतिक्रिया। इसके बाद आज के हमारे कार्यक्रम में जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं राजेश शर्मा जी, उनका सवाल शायद ना हो, लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर उनकी अपनी बात रहेगी, जिसको हम सब सुनेंगे। और उसके बाद सारे पत्रकार साथी कमल पटेल जी के साथ हाई टी पर आमंत्रित रहेंगे। ये अंतिम सवाल है, इसका जवाब मैं चाहूंगा विस्तार से मिले। बहुत नहीं, विस्तार से नहीं बता रहा हूँ। माननीय विजय दास जी, आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है, क्योंकि पूरा देश, और आप देखते हैं टीवी पे, पेपरों में, समाचार पत्रों में, कि दिल्ली में आम जनता को कितनी तकलीफ हो रही है। अब जनता का, किसानों का संघर्ष हो रहा है। ये बहुत देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए नहीं होना चाहिए। मैं देश के कांग्रेस सहित, कम्युनिस्ट सहित जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं और जो तथाकथित किसान संगठन के लोग हैं, वो तो मानेंगे नहीं, लेकिन जो किसान, सच्चे किसान संगठन के नेता हैं, और सभी से मैं हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करता हूं कि देश के खातिर, किसानों के खातिर, किसानों को भ्रमित मत करो। 73 साल में पहला प्रधानमंत्री है जिन्हें गांव की प्रॉपर्टी का मालिकाना हक दिया। गांव के किसानों के लिए नए कृषि कानून लाए, जिससे किसान की खेती, घाटे से लाभ का धंधा बनेगी। किसान खेती के लिए मजबूर नहीं होगा घाटे की, बल्कि व्यापार, व्यवसाय, उद्योग कर सकेगा। गांव मजबूत होंगे, और इसलिए होने दो और अपना आंदोलन स्थगित करो और किसानों को मजबूर मत करो, बंधुआ मजदूर मत बनाओ। और पंजाब, हरियाणा में भी जो आड़त प्रथा है उसको खत्म करके जो पूरे देश में लागू है, एक जैसा वो हो जाए, तो ये सब ठीक हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि आप आंदोलन खत्म करें, और अगर नहीं भी करेंगे तो मैं 4 तारीख को, आज 2 है, हरदा में किसानों के साथ उपवास करूंगा। मां नर्मदा का नाभि स्थल है, नर्मदा जी से प्रार्थना करूंगा कि मां नर्मदा इन किसान नेताओं को, कांग्रेस, कम्युनिस्ट सहित सभी विपक्षियों को सद्बुद्धि दे कि वो इस देश को आगे बढ़ने दें, किसानों का बदनाम ना करें। पूरा देश का किसान मोदी जी के साथ है, सरकार के साथ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसानों के हित में निर्णय लिए हैं, और गांव की तस्वीर, किसान की तस्वीर बदलेगी। उसके लिए मैं एक दिन का उपवास रखूं कि इनको सद्बुद्धि आए। चाहे बरसे जेठ अंगारे या पतझर हर फूल उतारे,
अगर हवा में पितृ प्रेम है, हर मौसम सुख का मौसम है। प्रश्नों की बौछार कुछ युवाओं से, कुछ वरिष्ठों से हुई, लेकिन हमारे बीच में राजेंद्र शर्मा जी जैसा वरिष्ठतम व्यक्तित्व मौजूद है। मैं उनसे चाहूंगा कि वो हमें अपने शब्दों से कृतार्थ करें। आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी। मैं विजय दास जी को और सेंट्रल प्रेस क्लब को इस अच्छे आयोजन के लिए बधाई और धन्यवाद दोनों देना चाहूँगा। कमल जी मध्य प्रदेश सरकार के अत्यंत सक्रिय, प्रज्ञावान और अपनी उपस्थिति को हर स्थान पर, चाहे वो प्रशासन का क्षेत्र हो या सार्वजनिक जीवन, वहाँ पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ महसूस कराने का सामर्थ्य रखते हैं। आज भी हमारे बीच में आए, उन्होंने हमारे कई सवालों के जवाब दिए। मुझसे भी अपेक्षा की गई थी कि मैं कोई सवाल करूं, तो यह अशिष्टता होगी कि मैं कुछ न पूछूं। मेरा प्रश्न जरूर है, लेकिन शायद उसका उत्तर आदरणीय कमल जी के उसमें नहीं होगा, लेकिन एक दृष्टिकोण में रखना चाहता हूँ कि अब ये जो पूरा किसान आंदोलन हमारे सामने चल रहा है, सरकार का पूरा दृष्टिकोण यह रहा कि वो जो वास्तविक किसान है, उस वास्तविक किसान को की जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान करने का प्रयत्न किया जा सके। लेकिन हमारे देश में समस्या खड़े करने वाले जो वास्तविक किसान नहीं हैं, लेकिन किसान बनकर के सब प्रकार का लाभ लूट रहे हैं। आज इनकम टैक्स की जो छूट है, हमारे देश का कौन सा बड़ा अधिकारी, हमारे देश का कौन सा बड़ा नेता, हमारे देश का कौन सा संपत्ति उद्योगपति किसान नहीं, और जो किसान के नाम से इनकम टैक्स में छूट नहीं प्राप्त करता है। तो सरकार की जो दिशा है सोचने की, वह ये जो काली भेड़ है किसान के नाम पर, जो काला धन, अपने काले धन को सफेद करने का काम करती है, उस दिशा में सरकार का प्रयत्न क्या हो। और ये जो लोग अपना टैक्स बचाने के लिए किसान बने बैठे हैं, उनके ऊपर वास्तव में किसी प्रकार का करारोपण किया जा सके, इसका मैं उनसे उत्तर चाहूंगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया कि किसान के नाम पर, मैंने कहा ना भोला भाला किसान के नाम पर जो लूट करते हैं और किसान के नाम पर भ्रमित करते हैं, उनको भी एक्सपोज करने की आवश्यकता है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि मैं मध्य प्रदेश में ऐसे लोगों की एक लिस्ट बनाऊंगा, जो बड़े लोग हैं, अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे उद्योगपति हो, किसानों के नाम पर फर्जी अगर वो कर रहे हैं तो मैं उसकी जांच करा के उनके खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा, ये आश्वस्त कर रहा हूं। हाँ है, लेकिन फिर बता रहा हूं मैं, इनकम टैक्स से छूट 100% किसान जो है शुद्ध उसको मिलती है। अगर कोई व्यापारी है, उद्योगपति है, सरकार के अधिकारी है, तो उनको उसकी जो आय होती है उसमें उसको, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि किसान खेती का बताकर ले लेता फायदा, वो फायदा नहीं मिलना चाहिए। तो इसकी भी हम बिल्कुल उसके ऊपर नजर रखेंगे, और अब जो है पकड़ में आएंगे, इसलिए कि अब आधार लिंक से सब जुड़ गए, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। मैं एक बात और अंत में कहूंगा, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, वो कहते थे मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ, गांव में आते आते 15 पैसे रह जाते, बीच में सत्ता के दलाल खा जाते। अब उस समय सत्ता भी उनकी थी, दलाल भी उनके थे। मोदी जी कहते न खाऊंगा न खाने दूंगा, इसलिए उन्हें सिस्टम में जन धन खाते खुलाए। उस समय भी मजाक उड़ी थी, लेकिन अब सीधे खातों में पैसा आ रहा है, 1 पैसा भी कोई नहीं खा सकता है। आखिरी में मैं एक बात कह के कि किसान को सिर्फ एमएसपी क्यों, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों, व्यापारी उद्योगपतियों को एमआरपी, बटन की भी एमआरपी, इसकी भी एमआरपी, चॉकलेट गोली बिस्किट की एमआरपी, लेकिन किसान कितनी मेहनत करता है उसको एमआरपी क्यों नहीं। ये पहले प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने किसान को कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस अब किसान खुद ले सकता है। इसलिए अब किसान को एमएसपी नहीं एमआरपी दिलाने का काम किया है, और इसलिए इसका समर्थन पूरा देश के किसान खड़ा है। कुछ मुट्ठी भर लोग जो किसान नहीं है और किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष, क्योंकि उनको लगता है कि अभी ये एमआरपी मिलने लग जाएगी तो हमारी राजनीति का क्या होगा, इसलिए सभी आंदोलन है, बाकी कुछ नहीं। धन्यवाद आप सबका। प्रश्न उत्तरों के इस ज्वार भाटे में, हाँ, 4 तारीख को मैं हरदा में उपवास रखूंगा, मेरे साथ किसान भी रहेंगे, ताकि ये जो मैंने कहा ना, कांग्रेस सहित कम्युनिस्ट सहित जितने भी विपक्षी जो किसान जो सही कानून है उसको भ्रमित कर रहे हैं, इनको सद्बुद्धि दें। उसके लिए मैं 4 तारीख को 11 बजे से लेकर 5 बजे तक उपवास में बैठूंगा। आप सब हरदा में आमंत्रित हैं,
आपको उपवास नहीं रखवाएंगे, आप भी रखो तो रखो अच्छे। अरे आपके उपवास रखने तो हो सकता है कि पत्रकार, देखिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। और पत्रकार जिस दिन बैठ गए उपवास पे तो सब विपक्षी पार्टियां भी और सब नेता भी ठीक हो जाएंगे, वो भी उपवास उठ जाएंगे। बैठने वाले उठ रहे हैं सर जी। और प्रश्न उत्तरों के इस ज्वार भाटे में मैं ये कहूंगा कि बीज, खाद, मेहनत, फसल, फांसी और फिर गोलियां सल्फास की, ऐसे न जाने कितने धरती पुत्र रोज धरती में मिल रहे हैं। और जिनको आती है किसानों पर बात करने की कला, उनके कच्चे रास्ते भी आज डामर हो रहे हैं, लेकिन वो पगडंडियों तक पहुंचे, मैं ऐसी उम्मीद करूंगा। और इस कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन हमारे वरिष्ठ सहयोगी बीरेंद्र सिन्हा जी से मैं निवेदन करूंगा, इस कार्यक्रम में आभार व्यक्त करें और उसके बाद हम सब लोग हाईटी की तरफ प्रस्थान करें। ज्यादा समय नहीं लेते हुए माननीय कमल पटेल जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हैं जो अपने कीमती समय निकाल के यहाँ आए। आप सभी लोग आमंत्रित थे।